तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रिपरेशन और जिस बोर्ड की जैसे सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम स्टार्ट हो गई है, तो आप लोगों के सभी के पेपर भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे, नो डाउट। इंग्लिश और साइंस का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरी क्लासेस तो साइंस की भी अभी 1-2 वीडियोस रह गई है, तो वो भी आएँगी क्योंकि अभी जो स्टेट बोर्ड्स हैं, उन लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुए, तो मुझे उन लोगों को भी ध्यान में रखना होता है। जैसा कि अभी लास्ट जो वीडियो था वो साइंस और मैथ्स के रिगार्डिंग था, तो साइंस और मैथ्स का जो वीडियो है, तो साइंस का वीडियो तो अब सीबीएसई वालों की एग्ज़ाम हो गई, लेकिन जो मैथ्स का है आप उसे भी देखें और साइंस का जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, वो पढ़ते रहें, है ना? उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, सीरीज़ में से ऑलमोस्ट पूछा जा रहा है, तो आप इसे पढ़ें, ठीक है? आप जुड़े हैं मेरे साथ, चैनल का नाम एग्ज़ाम वाला विद योगिता मुखाती, बने रहिए मेरे साथ और आप इसमें देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं कि यहाँ टॉप 10 क्वेश्चंस लिखा है। तो आप इस टॉप 10 पे ना जाएँ, टॉप 10 इन द सेंस इस टॉप 10 में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स छुपे हुए हैं। जैसे-जैसे आप पढ़ेंगे, वैसे-वैसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मैंने टॉपिक वाइज़ और क्वेश्चन लिखे हैं और उसको टॉपिक वाइज़ समझाने की कोशिश की है। ये क्वेश्चंस के आंसर मैंने सर्च करके लिखे हैं, कुछ अपनी ओन लैंग्वेज में लिखे हैं, कट कॉपी पेस्ट नहीं मारा है, ठीक है? तो हम कट कॉपी पेस्ट मतलब गाइड में से या फिर आप ये कह सकते हैं परीक्षा अध्ययन में से, परीक्षा बोध में से इधर से नहीं किया है। आप चेक भी कर सकते हैं, मिला भी सकते हैं, ठीक है? चलिए, आप देख सकते हैं कि मैंने आज बहुत सारा इसका आपका इकोनॉमिक्स का ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। 2-3 सवाल और हैं, तो वो कल जो वीडियो आएगा, मैं उसमें एडिटिंग कर दूँगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नेसेसरी है ना? नेसेसरी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इट मीन्स लोकतंत्र। डेमोक्रेसी में हम लोग प्रजा जो होती है, प्रजा का तंत्र, प्रजा शासन करती है। कैसे शासन करती है? हम ही लोग मिलकर क्या करते हैं, वोट देते हैं और राज के अभिनेता को प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुनते हैं। मतलब ये हमारा ही शासन है ना, हम हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव वहां पर है, तो ये लोकतंत्र है। लेकिन वो कह रहा है कि लोकतंत्र में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कैसे एक आवश्यक शर्त है। इस कथन की आपको विश्लेषण करना है या एनालाइज करना है। सीधी-सी बात है, अगर राजनीतिक दल होंगे ही नहीं, तो हम किसे अब जैसे स्टेट में कौन-सी गवर्नमेंट बनाएँगे? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो बहुत ज़रूरी है ना? और ऐसा नहीं 1-2 हों, 3-4 दबंग पार्टीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जितना अपोज़िशन मजबूत होगा, उतना सामने वाली पार्टी काम अच्छे से करेगी, है ना? थोड़ा संसद पार्लियामेंट में जो हंगामे होते हैं ना, उसको सुना करो आप लोग, अच्छा रहेगा, लिख अच्छे से सकोगे। देखो, In democratic setup, political parties are required because without political parties, मतलब कि डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, मतलब हमारा जो डेमोक्रेटिस चल रहा है इंडिया में, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, बिना पॉलिटिकल पार्टीज के हम क्या होंगे वो इसमें बताया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना राजनीतिक दलों के क्या होगा वो हमने लिखा है। आज थोड़ा स्पीड में कार्यक्रम चलेगा, क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेसी democracies cannot exist. If we do not have political parties, every candidate will be, मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई साथ में नहीं हुआ, मान लो कि दो दो कोई बंदे हैं, वो रेस में दौड़ रहे हैं, ठीक है? तो अब ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को बीट करने की कोशिश करेंगे और हायर होने की कोशिश करेंगे, आगे निकलने की कोशिश करेंगे। अब आप सोचिए कि वहां अगर ये एक बंदा ही ना हो और हम अकेले कोई दौड़ाएं, तो वो क्या करेगा? आराम से पानी पिएगा, आराम से बैठेगा
और आराम से जीतेगा, कोई टेंशन नहीं। ना क्या बोलते हैं वो आप लोग, ना चिंता ना भय, महाकाल की जय, वो वाला सिस्टम हो जाएगा। तो यही चीज इसमें लिखी है कि राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र मौजूद नहीं हो सकता। यदि हमारे पास राजनीतिक दल नहीं होंगे तो हर उम्मीदवार क्या होगा, हर उम्मीदवार स्वतंत्र होगा। एवरी कैंडिडेट विल बी इंडिपेंडेंट। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है बच्चों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। No one will be able to make any promise to people about major policy change. कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से कोई वाद नहीं कर पाएगा। मतलब एक ही बंदा है, वो क्या सोचेगा, अरे मुझे ही चलाना है तो मैं क्या इनको प्रॉमिस करूं। अब क्या होता है, जैसे कि चुनाव होते हैं तो तरह तरह की पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे, हमारी सब लालच देते हैं। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो अच्छी भी होती हैं जो चुनाव जीतने के बाद जो उन्होंने कहा है वैसा करती भी हैं। लेकिन अगर स्वतंत्र होंगे तो वो सोचेंगे अपन ही तो है, अपन जितनी फैसिलिटीज दे दे ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि दो पार्टी से दोनों जीतने के लिए होड़ तोड़ करेगी कि भैया वो ये दे रहे 10 रुपए किलो गेहूं दे रहे, हम 5 रुपए किलो ही देंगे। अब अगर एक हो गया तो उसको पता है मुझे ही जीतना है तो वो तो 15 रुपए किलो भी देगा, तो अपने को परचेस करना है। ठीक है, ये बेनिफिट है इसके, अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। सीबीएसई में तो आपको ओन लैंग्वेज ही लिखनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस बेस पे आते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, टॉपिक से क्वेश्चन उठते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप टॉपिक को समझें। चलिए, द गवर्नमेंट में बी फॉर्मेट बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन। सरकार भले ही बन जाए लेकिन उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। इस पॉइंट में तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल ऑफ देयर continuously what they do in their locality, but no one will be responsible for how the country will run. एक निर्वाचित प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जवाबदेह होंगे कि वे अपने इलाके में क्या करते हैं, लेकिन देश चलेगा इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, है ना, कनेक्टिविटी नहीं होगी। अंडरस्टूड। फिर as societies become large and complex, they also need some to gather different view to various issue and present these to government. जैसे जैसे समाज बड़े और जटिल होते जाते हैं उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग क्या करने की आवश्यकता होती है, विचारों को सरकार के सामने पेश करने के लिए कुछ एजेंसियों की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। जितनी अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो अपने विचार सरकार के सामने रखेंगे, क्योंकि सब सब खेल कंपटीशन का है। तो इसलिए क्या है बेटा, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप इसे पढ़ें। 2 सेकंड का समय दे रही हूँ, आप इसे पढ़ें। पढ़िए, क्या समझ में आ रहा है इसमें आपको, आराम से पढ़ें, पेपर परसों है आप लोगों का। पॉलिटिकल पार्टीज टुडे फेस सर्वाइवल changes that impact their democratic function justify this statement। राजनीतिक दलों को आज कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके लोकतांत्रिक कामकाज को क्या करती है, प्रभावित करती है। इस कथन के औचित्य को या इस कथन का जो मीनिंग है उसको आपको सिद्ध करना है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। द वेरियस चैलेंज फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज आर, ठीक है, लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है, लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र, हिंदी में भी लिखा है मैंने। एवरी मेंबर ऑफ द पार्टी डज नॉट हैव अ चेंज टू मेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हर कोई व्यक्ति पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब क्या चेंज करना उसका डिसीजन ले सके। एवरी मेंबर इज नॉट कंसल्ट बिफोर टेकिंग अ डिसीजन।
हर मेंबर में ये नहीं होता है कि वो कुछ डिसीजन लेने से पहले कंसल्ट करें। देयर इज नो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंबर, है ना। पावर ऑफ रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यू टॉप लीडर्स। जो पावर्स है वो टॉप लीडर्स है के पास है, who do not consult ordinary member. Ordinary member have no information about the internal working of the पार्टी। ये सबसे बड़ी लैक इंटरनल डेमोक्रेसी है। अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। क्या है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव? जो इंग्लिश में लिखा था वही हिंदी में है कि पार्टी के प्रत्येक सदस्य को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का मौका नहीं दिया जाता, और भाग लेने का मौका मिलता भी है तो प्रत्येक सदस्य में ऐसा नहीं है कि वो एबल हो कि हाँ भैया हम हर चीज को क्या करें, डिफाइन कर सके। पार्टी के प्रत्येक सदस्य को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का मौका नहीं मिलता। निर्णय लेने से पहले प्रत्येक सदस्य से परामर्श नहीं किया जाता। ये सब लेक ऑफ पुलिंग है। सदस्यों का कोई उचित संगठन या पंजीकरण नहीं है। सत्ता कुछ शीर्ष नेताओं के हाथों में रहती है जो सामान्य सदस्यों से क्या करते हैं, परामर्श नहीं लेते हैं। साधारण सदस्यों को पार्टी के आंतरिक कामकाज के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। साधारण सदस्य कैसे होते बेचारे? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को बहुत सारी चुनौती है। तो सबसे पहला इसमें हमने पढ़ा लेक इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। अंदर ही अंदर सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा, कई नेता अपनी चला रहा है, कहीं नेता अपनी चला रहा है, कहीं परामर्श लेना उचित नहीं समझ रहा है। जैसे कोई परिवार है, परिवार के मुखिया ने सब डिसीजन ले लिया, घर के अन्य मेंबर को पता ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब आप छोटे थे तो आप पकड़म पार्टी खेलते होंगे, है ना। पकड़म पार्टी में क्या करते, कोई बच्चा जिद करता कि नहीं 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 नहीं, मैं भी खेलूंगा, तो आप क्या करते, सबको कह देते किसको नहीं पकड़ना, मतलब कच्ची अंडी है इसकी, इसको कोई नहीं पकड़ेगा। तो वैसे ही कच्ची अंडी वाला सिस्टम हो जाता है कि उसको कुछ पता ही नहीं होता है कि पार्टीज में क्या हो रहा है। चलिए, फिर है आपका सक्सेशन, वंशवादी, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकार है, वो भी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है ना। आप मेजर मेजर पॉइंट पढ़ सकते हैं इसमें, है ना। हैंड्स ऑफ अ फ्यू टॉप लीडर्स, parties positions go to their family member. These member may not be qualified or have the ability of hold their positions. वंशवादी उत्तराधिकार क्या होता है कि कुछ शीर्ष नेताओं के हाथ में क्या होता है, सत्ता के साथ में होता है। पार्टी के सभी पद उनके परिवार के सदस्यों के पास जाते हैं। देखा होगा आपने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि उनके घर में आप प्रधानमंत्री देख लो, उन्हीं के घर में आप सांसद देख लो, उन्हीं के घर में आप परिवार में किसी को पंचायती राज में देख लो। ऐसे एक ही घर में बहुत सारे हो गए। जब एक ही घर में बहुत सारे सदस्य हो जाएंगे तो क्या होगा? यही होना है कि बस सब चला गया, सब उनके हाथ में। अब मान लो वो योग्य नहीं है तो क्या वो अच्छी, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट है तो क्या वो अच्छा हेल्थ दे पाएंगे? अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो क्या वो अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे? तो ये भी सबसे बड़ी क्या है, मेजर प्रॉब्लम है। मनी एंड मसल्स पावर। मनी एंड मसल्स पावर का मतलब होता है पैसे से और ताकत से इसका यूज किया जाता है ना। मनी नीडेड टू ऑर्गेनाइज डेमो sorry demonstrations, public meeting and speeches to publish the image of the party. Parties choose those candidates who can raise money for the party and win election with their money. मतलब देखो, पार्टी को कैसे लोग चाहिए आजकल, अपन बोलते हैं ना कि पैसा सब कुछ हो गया, तो कुछ ताकत और पैसे के जोर से भी ऐसा हो रहा है ना। ये लिखा है मांसपेशी, मतलब आप धन और ताकत की शक्ति लिख सकते हैं, धन और शक्ति भी लिख सकते हैं। पार्टी की छवि को प्रचारित करने के लिए जो प्रदर्शनकारी है वो सार्वजनिक बैठकों, भाषणों को व्यवस्थित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। पार्टी उन्हीं उम्मीदवार को चुनती है जो पैसा को जुटा सके, फंडिंग कर सके, या अपने पास फंडिंग हो तो उसको लगा सके, अपने पैसों से चुनाव जीत सके। कभी कभी पार्टियां आपराधिक उम्मीदवारों का भी समर्थन कर देती है क्योंकि वो चुनाव क्या कर सकते हैं, जिता सकते हैं।
ये भी हमारी डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी समस्या है कि जिसके पास पैसा होता है उसका सिक्का चल जाता है कि भैया इसको इसको ले आओ, भले वो योग्य नहीं हो। किसी के पास बहुत ताकत है कि ताकत के बल पे चुनाव जिता देगा, हम मूवीज वगैरह में भी देखते हैं। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा जनरली पार्टीज में हो रहा है और ये बहुत बड़ी क्या है, विडंबना है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। चलिए, द मीनिंगफुल चूज to other, most of the political parties have the same fundamental and ideological issues. Voters do not have a meaningful choice. Even leaders keep changing parties, thus confusing the voter. ठीक है, इन हिंदी, दूसरों के लिए सार्थक विकल्प, अधिकांश राजनीतिक दल क्या होते हैं, अधिकांश राजनीतिक दलों के पास समान मौलिक और वैचारिक मुद्दे हैं। अधिकांश जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पास फंडामेंटल थॉट्स और फंडामेंटल थॉट्स हैं और मुद्दे भी हैं। मतदाताओं के पास कोई सार्थक विकल्प नहीं है। यहाँ तक कि नेता भी पार्टियां बदलते रहते हैं। इस प्रकार क्या होते हैं, मतदाता भी भ्रमित होते हैं, है ना। मान लो आज हम किसको देख के वोट दे रहे हैं कि भैया, जैसे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे बच्चों के माता पिता, क्योंकि अभी तो आप 18 साल के नहीं हो, बच्चों के माता पिता क्या करते हैं, किसी भी पार्टी को पसंद करते हैं। सपोज दैट कोई एक्स नाम की पार्टी है, उस पार्टी को बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी उम्मीदवार को उन्होंने उतार दिया, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये भी लेक ऑफ पुलिंग है इसमें। ठीक, चलिए, टांग खींचा खाची की बातें हैं ये सब। शुड शुड मोर इंडियन जस्ट शुड मोर इंडियन कंपनीज एज MNCs, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती है, हाउ वुड इट बेनिफिट द पीपल इन द कंट्री। क्या अधिक भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरना चाहिए, इससे देश के लोगों को क्या लाभ होगा। देखो, बहुत सारे भारतीयों को क्या MNCs में जाना चाहिए, जो मल्टीनेशनल्स कंपनी है उसमें जाना चाहिए, उस रूप में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, है ना। देखो, लिखा भी है, यस, मोर इंडियन कंपनीज बिकमिंग मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब कि MNCs could benefit India's people many ways, including, हाँ, अधिकांश भारतीय कंपनियों को भारतीय निगम बनने से भारत के लोगों को कई तरह के फायदे हो सकते हैं, जिनमें शामिल है, क्या क्या शामिल है, जॉब क्रिएशन, है ना। ऑब्वियसली आप एक छोटी कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी में डालेंगे तो छोटा सा व्यापार है, अब उसको आप एक्सपांड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो जॉब क्रिएशन होगा, जॉब बढ़ेगी, लोगों को जॉब मिलेगा। ठीक है, मोर जॉब वुड बी अवेलेबल इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत और विदेशों में अधिक नौकरियां उपलब्ध होगी। प्रोडक्ट क्वालिटी, better technology and production method would lead to higher quality and cheaper goods. उत्पाद की गुणवत्ता में क्या होगी, गुणवत्ता बढ़ेगी और सस्ता सामान होगा। कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में, एक मल्टीनेशनल कंपनी आई, दूसरी कंपनी आई, तो क्या होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा। अगर सामने वाला 5 रुपए में और सामान भी सस्ता होगा, अभी कोई अकेले बैठा है तो लूट मार कर रहा है कि मैं तो 20 में ही दूंगा, लेकिन कंपनी धीरे धीरे उभरेगी तो एक रिजनेबल रेट में हमें सामान भी मिलेगा और जो उसकी क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका जो रहने का तरीका है हमारा वो भी क्या होगा, हायर होगा। हायर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स ऑफ वुड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर पीपल, एक जो लाइफ स्टाइल होता है उसका भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा, चीजें सस्ती होगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रहने का तरीका भी इम्प्रूव होगा। ये लिखा है, उच्च उत्पादन मानक और अधिक नौकरियां लोगों के जीवन स्तर में क्या कर सकती है, सुधार कर सकती है। चीजें इतनी अच्छी अच्छी है ना, लेकिन हम सिर्फ रटते हैं और दिमाग में वो चीजें नहीं बिठाते हैं। सोचो, आपको सिविक्स क्यों पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल क्यों पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाया जाता है। इसलिए पढ़ाया जाता है बेटा कि आप एक अच्छे नागरिक बन सके आगे चलकर। हम पॉलिटिकल पढ़ते हैं,
है ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अपने राइट्स के बारे में जान सके और उसका यूज कर सके, ना कि अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, नंबर तो बच्चा अगर उसमें समझ है तो लेके आ ही जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना। 60% लाएगा। देखो आजकल क्या है कि अगर मान लो आपको किसी भी फील्ड में जाना है, आपको नीट करनी है, आपको आईआईटी करनी है, आपको गवर्नमेंट जॉब पाना है, रेलवे में जाना है, वॉट एवर इट मे बी, कहीं पर भी जाना है, आजकल क्या है, सबकी अलग अलग क्वालिफाइड एग्जाम होती है। ठीक है, परसेंटेज ठीक है बनाना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो नॉलेज अपने को बुक में दिया है उसके बारे में जो आपने पढ़ लिया, अब अपन ने मान लो मल्टीनेशनल कंपनी पढ़ ली, तो अपने को पता तो होना चाहिए। अपन ने आर्टिकल 14 पढ़ लिया, अपन ने आर्टिकल 17 पढ़ लिया इन द पॉलिटिकल, तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। रटने से क्या होगा? एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के 54% वाला भी प्रिंसिपल होता है एक स्कूल के अंदर, और उसी स्कूल के अंदर बच्चे 89 भी बना रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि परसेंटेज डजंट मैटर। आपके बुक में जो चीजें लिखी है आप जहम में उतारें, समझें, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर को कॉपी में पेस्ट करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होगा आपका? फॉरेन एक्सचेंज, है ना, मल्टीनेशनल कंपनी होगी तो फॉरेन एक्सचेंज भी होगा, विदेशी मुद्रा। विदेशों में भारत, सॉरी, प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन एमएनसीज इन फॉरेन कंट्रीज कुड इम्प्रूव इंडिया फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन। विदेशों में भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ भारत की विदेशी मुद्रा की क्या करेगा? स्थिति में सुधार करेगा। टेक्नोलॉजी में भी क्या होगा? टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट होगा। जब नई नई कंपनियां आएंगी या इंडिया में कुछ इन्वेस्ट करेंगे, जैसे इन्फोसिस वगैरह हो गई, तो क्या होगा? वो उनकी टेक्नोलॉजी भी बताएगी। मान लो मुझे कोई सी मिठाई बनानी है तो पड़ोस में सिखानी है, तो मैं मेरी टेक्नोलॉजी बताऊंगी ना कि ये इस तरीके से होगी। ठीक है ना, वही वाली बात यहाँ पर है। उसके बाद कंज्यूमर चॉइस, ऑब्वियसली जब तरह तरह की कंपनियां होगी, पहले एक ही तरह का मोबाइल चलता था, अब एंड्रॉइड आ गया, सस्ते से सस्ता मोबाइल भी आप ले सकते हैं, बड़ा जो आप चलाते हैं, गाने सुनते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ, रील बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में नए उत्पाद और सेवाएं ला सकती हैं जो उपभोक्ता की पसंद को समृद्ध कर सकती है। चलिए, उसके बाद आपका कोलैबोरेशन, सहयोग। एमएनसी कुड कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज टू बेनिफिट बोथ कंट्री। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दोनों दोनों देशों को लाभ पहुंचाने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ क्या कर सकती है? सहयोग कर सकती है। बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं मैंने इसमें। गवर्नमेंट टैक्स पुल, जो सरकारी टैक्स पुल है वो भी बढ़ेगा। जितनी कंपनियां कमाएगी उतना टैक्स भी तो भरेगी, जमा कराएगी, डिपॉजिट कराएगी, तो क्या होगा? उससे टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार अच्छे अच्छे काम कर सकेगी। ये इसमें लिखा है। लोकल कंपनी, स्थानीय कंपनियां, लोकल कंपनीज दैट प्रोवाइड सर्विस टू एमएनसीज, फूड प्रोसेसर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सेवाएं प्रदान करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध होगी। देखो, बहुत बड़े लेवल पे कोई सी कंपनी डली, मान लीजिए आप एक कपड़े बनाने वाली मशीन, कपड़े बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी हमारे यहाँ पे डली, तो अब वो क्या, कपड़े डायरेक्ट तो आएंगे ही नहीं, उसके लिए कपास, जूट, तो इनसे क्या होंगे? जो स्थानीय लोग होंगे, लोकल लोग होंगे, उनसे जाके क्या करेगी? अधिक से अधिक सामान परचेज करेगी, तो उनसे उसकी भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और जो स्थानीय कंपनियां हैं उनको भी फायदा होगा। है ना, ये चीजें इसके अंदर आपको लिखनी है। ठीक, वापस आप वीडियो को पुश करके रिवर्स करके देख सकते हैं, सारे पॉइंट बहुत अच्छे लिखे हैं मैंने इसमें, आप देख सकते हैं। इतने सारे तो आप लोगों को लिखना भी नहीं है जितने मैंने लिख दिए हैं, लेकिन जो आपको अच्छे लग रहे हैं आप उसमें से इजी इजी ले लीजिए। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? एक्सप्लेन, है ना, वैश्वीकरण क्या है, आपको इसे समझाना है। देखो, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटर इंटरडिपेंडेंस एंड connections between countries, culture, and economies. It driven by trade, technology, and movement of people, idea, and capital across border.
ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण होना किसी चीज का, विश्व स्तर पर बात होनी। जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, अभी उनका ग्लोबलाइजेशन हो गया, विश्व स्तर पे बात होती है उनकी, है ना। कोई चीज हमारे देश से निकल कर पूरे, मतलब किसी भी देश से निकल के विश्व पे आएगी, तो वो उस देश का ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा उस चीज को लेकर। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ये मैं समझा दिया है। वैश्वीकरण देशों में संस्कृति, अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता और जुड़ाव की प्रक्रिया है। मान लो हमने किसी किसी चीज को लेके, हम मान लो कि कोई मोबाइल है, वो विश्व स्तर पे छा गया, तो अब क्या होगा, हमें चाइना फोन करेगा, अमेरिका फोन करेगा, है ना। और बहुत सारे देश हैं जैसे श्रीलंका है, तो उसमें क्या होगा, हमारा लेन देन, हमारी जो समझ है, हमारे जो सोच विचार है, दूसरी कंट्रियों के साथ जो व्यवहार है, सब क्या होंगे, बढ़ेंगे। बात करेंगे तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे। वही चीज में इसमें हमने लिखी है। फिर ग्लोबलाइजेशन वर्किंग, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से वर्क करता है वो हम इसमें देखेंगे। तो ये ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, मूवमेंट मूवमेंट ऑफ पीपल। देखो कोई भी चीज अगर जैसे ग्लोबलाइजेशन पूछी, है ना, एमएनसीज पूछी, तो आप सब पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, उसमें एमएनसीज भी आएंगी, तो ट्रेड में तो फायदा होना ही है। तो आपको याद नहीं आ रहा तो आप ट्रेड से लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी में भी अभी बताया कि बेनिफिट होना है, मूवमेंट ऑफ पीपल में भी बेनिफिट होना है। सब कुछ मन से लिख सकते हैं और बहुत अच्छे से लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अभी ग्लोबलाइजेशन क्या क्या काम करता है। कंट्रीज ट्रेड गुड एंड सर्विस एंड इन्वेस्ट इन इच अदर इकोनॉमिक्स। व्यापार में हमें क्या हो रहा है, इससे फायदा हो रहा है। कैसे हो रहा है, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करते हैं और एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं में क्या करते हैं, निवेश करते हैं। टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी भी क्या होगी, डेवलप्ड होगी, है ना, डेवलप्ड होगी। इंटरनेट एंड अदर communication technologies allow people to share information and access goods and service from around the world. प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और अन्य संचार प्रौद्योगिकियों का विकास लोगों को दुनिया भर से जानकारी साझा करने के लिए और वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचाने की अनुमति देता है। टेक्नोलॉजी में तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी, ग्लोबलाइजेशन होगा। कुछ सामान बड़ी कंपनी को पसंद आ गया कि यार चाइना में ये चीज अच्छी है, तो लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, उससे रेलवे का जो बजट है वो अच्छा जाएगा। है ना, समझ रहे हो आप कहने का मतलब। लोगों की विभिन्न देशों में काम करने के लिए सीमाओं को पार पार जाएंगे। ये लिखा है, पीपल मूव्स अक्रॉस बॉर्डर टू वर्क इन डिफरेंट कंट्रीज। चलिए, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल भी फ्लो होगी, इधर की कैपिटल इंडिया की नेपाल, नेपाल की इंडिया, है ना, ऐसे। तो मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल फ्लो अक्रॉस बॉर्डर टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज। पूंजी की आवाजाही, जैसे मनुष्य की आवाजाही होगी बेटा, वैसे ही पूंजी की भी आवाजाही होगी, है ना। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर मनुष्य जा रहा है, तो पहली बात तो जेब में रखिए। अगर वो इंडिया से जा रहा है, इंडिया से दुबई जा रहा है, तो वो तो पहले इंडिया की करेंसी जेब में रखेगा ना। तो वैसे ही आवाजाही होगी। और मैं यहाँ पर इस तरह से पेमेंट का आने जाने का नहीं बोल रही हूँ, जो कंपनीज है और कंपनीज से जो बेनिफिट हो रहा है उसकी आवाजाही का बोल रही हूँ। ठीक है, हाउ टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बैंक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक की क्या भूमिका रही है। बैंक की ही भूमिका है भारत की अर्थव्यवस्था में, है ना। जो रिजर्व बैंक होती है वो सभी बैंक की क्या होती है, हेड होती है। मान लीजिए हमें कुछ काम करना है, नया काम उठाना है, तो हम किसके पास जाएंगे, बैंक के पास। जरूरत से ज्यादा पैसा है, तो कहाँ जमा करा रहे हैं, बैंक के पास। बैंक क्या कर रही है, इस मनी से इंटरेस्ट जनरेट करके और उसको अधिक मनी में कन्वर्ट कर रही है। इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक जो कंडीशन है, वो बैंकों के द्वारा ही क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रहा है। अगर हम देखें तो अब हम इसको समझ लेते हैं आंसर में। क्वेश्चन वापस लिख दिया है मैंने, कोई बात नहीं। आंसर को अगर आप पढ़े तो आप पढ़ सकते हैं,
मैं 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगी, आप पढ़ लीजिए। चलिए, पढ़ लिया होगा आपने। द बैंक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in an economy of a country. They give interest on the money, है ना? समझ रहे हैं? The banks play an important role in an economic of a country. जो बैंक्स होती है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है काय में, इकोनॉमिक ऑफ अ कंट्री। दे गिव इंटरेस्ट, ये हमें ब्याज देती है। किस पे? जो हम डिपॉजिट करते हैं, जो पीपल डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उस पे। Thus the added to the income of the family. Many families survives on these bank interest. बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार बैंक ब्याज पर ही अपना गुजारा बसारा भी कर रहे हैं। The banks mediate between those who have surplus money and those who need money. दोनों की मदद करती है बैंक्स। जिसके पास ज्यादा पैसा है उनसे भी कहती है भैया आओ बैंक में जमा कराओ, हम आपको ब्याज देंगे। जिनके पास पैसा नहीं है उनसे भी कहती है आओ हमसे ऋण के रूप में क्या लो, पैसा लो, और हमें कम रेट पर क्या करती है, ब्याज उपलब्ध कराती है। बैंक्स प्रोवाइडेड चीप लोन्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत ही कम ब्याज में क्या करती है, लोन्स देती है बहुत सारे लोगों को। दी बूस्ट द इंडस्ट्रीज आल्सो बाय प्रोवाइडिंग चिप लोन्स टू इंडस्ट्रियल। जो इंडस्ट्रियल है उसमें भी चिप लोन। बैंक आर द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज ट्रेड। बैंक क्या है, कंट्री, जो कंट्री में ट्रेड चल रहा है, व्यापार चल रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि बिना पैसे से तो कुछ नहीं होगा, है ना? बैंक्स एम्प्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड सच दिस सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इस तरह से जो बैंक है वो क्या कर रही है, वो काफी हद तक लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रही है। अब इसी चीज को हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, सामाजिक विज्ञान चल रहा है। बैंक किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे लोगों द्वारा जमा किए गए धन पर क्या देती है, ब्याज देती है। इस प्रकार वे परिवार की आय में जोड़ते हैं। कई परिवार बैंक ब्याज पर ही गुजारा करते हैं। बैंक उन लोगों के बीच मध्यस्थता करते हैं जिनके पास अधिशेष धन है और जिन्हें धन की आवश्यकता है। बैंक बड़ी संख्या में लोगों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराते हैं। वे उद्योगपतियों को सस्ता ऋण प्रदान करके उद्योग को भी क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। बैंक देश के व्यापार की रीढ़ की हड्डी है या रीढ़ है। बैंक बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं और इस तरह से वो बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक हल करते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे की ओर। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, है ना? डेमोस्ट्रेट विथ द हेल्प ऑफ इलिस्ट्रेशन, मतलब वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं रहा है। दृष्टांतों की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। बिल्कुल सही है, सब जगह एक जैसा ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव नहीं रहा, ये तो सही बात है। देखते हैं कैसे। ग्लोबलाइजेशन हैव बीन बेनिफिशियल ओनली फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। इट हैड अ बैड इम्पैक्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो वैश्वीकरण है वो सिर्फ विकसित राज्यों के लिए ही अच्छा है। जो अविकसित है और जो विकासशील है वहां पर ग्लोबलाइजेशन का इतना इम्पैक्ट नहीं दिखा। देखो, कोई भी कंपनी या कोई भी मालिक पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा,
वो देखेगा, क्या देखेगा कि यहाँ पर लैंड है कि नहीं, या पानी हमें अच्छा मिल जाएगा कि नहीं, या एम्प्लॉयमेंट मतलब जो यहाँ काम करेंगे वो वर्कर अवेलेबल हो जाएंगे कि नहीं। तो ये सब चीजें एक डेवलप कंट्री में होती है। जैसे भारत क्या है, धीरे धीरे विकासशील देश हुआ। विकासशील से आप किस पे जा रहा है, ये विकसित की ओर बहुत जल्दी चला जाएगा। तो देश धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन जो है ना, वो विकसित देशों में उसका इफेक्ट ज्यादा दिखता है। इसके कंपेयर जो विकासशील है, विकासशील मतलब जो विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर जो अविकसित है, यहाँ पर इसका इतना फायदा देखने को हमें नहीं मिला। विकासशील देशों में और अविकसित देशों में ग्लोबलाइजेशन का इतना फायदा देखने को नहीं मिला, क्योंकि कोई भी कंपनी बेटा वहां पर पैसा इन्वेस्ट करेगी जहां पर सर्व सुविधा हो। और सर्व सुविधा कहाँ होगी, विकसित देशों में होगी, जो डेवलप्ड है। देखो, वैश्वीकरण केवल विकसित देशों के लिए फायदेमंद है। इसका बुरा असर अविकसित और विकासशील देशों पर पड़ा। डेवलप्ड कंट्रीज took resources from underdeveloped countries at cheap rate and export costly finished products to underdeveloped and underdeveloped country। क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि जब ब्रिटिश लोग भारत में आए, जब भारत को ब्रिटिश ने क्या करा, गुलाम बनाया, तो उन्होंने क्या करा, जबरदस्ती हमसे नील की खेती कराई, कॉटन कराया, सब कुछ। और क्या करा, हमारे सामान को हमसे कम पैसे में खरीदा और उसको अधिक पैसे में बेचा। फिर जब वही सामान हमको चाहिए प्रोडक्शन के बाद, तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ता था। ठीक इसी प्रकार जो विकसित देश है, वो अल्प विकसित देशों से सस्ते दर पर संसाधन तो ले लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, महंगे उत्पाद तैयार करके अल्प विकसित देशों को निर्यात करते हैं महंगे दामों में। ठीक है, ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक इफेक्ट है, इम्पैक्ट है। ठीक है, चलिए। द डेवलप्ड कंट्रीज आर रिच इन machinery and finance, the exports resources from underdeveloped countries। विकसित देश मशीनरी और वित्त में समृद्ध है। वे और जो अविकसित देश है, उनके संसाधनों का क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से दोहन कर रहे हैं, है ना। ठीक है, मान लो कि किसी की मजदूरी 500 रुपए है, किसी काम की मजदूरी लेबर क्या है बेटा, 500 रुपए है। लेकिन मान लो कि मुझे काम कराना है, मुझे पता है कि ये काम कराने का जो चार्ज है वो 500 रुपीज है। और मुझे किसी ने बोला कि यार वो मजदूर तो 7-8 दिन से फ्री बैठा है, और उसको क्या है कि काम की बहुत आवश्यकता है। तो मैंने अपना खुरापाती दिमाग लगाया, मैंने यार 500 रुपए क्यों दूं, उसको तो काम भी नहीं मिल रहा है। अब उससे मैं वही काम क्या कर रही हूँ, 300 रुपए में करा रही हूँ। मतलब मैं उसका क्या कर रही हूँ, शोषण कर रही हूँ। ठीक उसी प्रकार क्या करते हैं, उसी प्रकार जो विकसित देश है, वो क्या करते हैं, अविकसित देशों के संसाधनों का दोहन करते हैं। कंपटीशन फ्रॉम कंपनीज इन डेवलप्ड कंट्री आल्सो क्रिपल इंडस्ट्रीज ऑफ अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। विकसित देशों की कंपनियों से प्रतिस्पर्धा भी, विकसित देशों की कंपनियों से प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन भी अल्प विकसित और विकासशील देशों के उद्योग को क्या कर देते हैं, अपंग बना देते हैं। देखो, कोई विकासशील देश है, वो सोच रहा है कि मैं विकसित देश ऐसा क्या करूं कि मैं भी विकासशील से क्या हो जाऊं, विकसित हो जाऊं। तो वो हर चीज में कंपटीशन करेगा। अब उनके पास तो पर्याप्त हर चीज है, मनी है, पावर है, सब कुछ है। लेकिन जो विकासशील देश है, उसको तो सब बजट बिठाना पड़ेगा। तो वो उससे होड़ जोड़ के चक्कर में क्या कर रहा है, अपने आप को अपंग बना रहा है। स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन हार्ड हिट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के कारण छोटे निर्माताओं को क्या होती है, कड़ी टक्कर मिलती है, ऑब्वियसली मिलेगी। Many illiterate and poor people lost their job due to closure of small unit। छोटी इकाइयों के बंद होने के कारण कई अशिक्षित और गरीब लोगों को क्या होता है, अपना रोजगार खोना पड़ता है। ठीक, मुझे पता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसे लाइक करें। मेरा विनम्र अनुरोध है आप लोगों से, आप इसे लाइक करें और शेयर करें। और बार बार मैं रिपीट नहीं कर सकती, थोड़ा समय का आप लोगों को भी अभाव है। मैं तो खैर टीचर हूँ तो पढ़ाऊंगी, लेकिन आप लोगों को भी अभाव है, तो थोड़ी स्पीड ऐसी ही रहेगी। The credit activities of the informal sector should be discouraged. Support the statement with arguments. अनौपचारिक क्षेत्र की क्रेडिट गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। जो अनौपचारिक हैं उन्हें क्या करना चाहिए? डिसअपॉइंटेड किया जाना चाहिए। क्यों? The credit activities of the informal sector should be discouraged because they can lead to debit traps and explanation. अनौपचारिक क्षेत्र की ऋण गतिविधियों को क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वे क्या करते हैं? ऋण जाल और शोषण का कारण बनते हैं, है ना? अनौपचारिक, जिसके पास कुछ लीगल ना हो, है ना? जैसे किसी साहूकार है, उससे चले गए अपन कि भैया हमको पैसा दे दो, मेरी बेटी का विवाह है या मुझे धंधा खोलना है, तो वो क्या करेगा? हमें ज्यादा ब्याज पे पैसा देगा। तो अनौपचारिक को तो क्या करना चाहिए? हटा ही देना चाहिए। ये चीजें हैं। उसका कारण उसके जो आर्ग्यूमेंट्स है, फर्स्ट देख लीजिए जो अभी मैंने आपको बताया, हाई इंटरेस्ट रेट। ये क्या करते हैं? चार्ज मस्ट हाई इंटरेस्ट रेट करते हैं, उच्च ब्याज दर। अनौपचारिक ऋणदाता क्या करते हैं? औपचारिक उधारदाताओं की तुलना में बहुत अधिक ब्याज लेते हैं, है ना? क्वेश्चन यही है कि जो अनौपचारिक है उसको हमको डिस्करेज करना चाहिए, है ना? उसके बाद लैक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उपभोक्ताओं में संरक्षण का भी अभाव होता है। वो किसी तरह का संरक्षण थोड़ी ना देते हैं आपको। उधारकर्ताओं को शोषणकारी प्रथाओं, धमकी और गोपनीयता को नुकसान करने से कोई सुरक्षा नहीं है ना? ये इसमें एक्सप्लेनेशन, जो आपने मान लो बैंक से लोन लिया, ठीक है, आपने बैंक से लोन ले लिया, आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसा कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनौपचारिक लोग क्या होंगे? घर पे कभी किसी वर्ष मान लो किसी महीने आपसे ईएमआई नहीं बनानी, तो वो घर पे माथाफोड़ी करेंगे और बैंक क्या कर देगा? ड्यू करके उस पे चार्ज लगा देगा। तो इससे क्या होता है? हमारी जो पता नहीं रहता लोगों को, वो भी जो गोपनीयता है वो भी क्या होती है? भंग होती है। फिर उसके बाद डेबिट ट्रैप, ऋण जाल। The high interest rate can be lead borrowers repaying more than the earn, which can create debit traps. उच्च ब्याज दरों से उधारकर्ता अपनी कमाई से अधिक का भुगतान कर सकते हैं, जो ऋण जाल बन सकती है। कभी कभी क्या होता है बेटा, कोई ब्याज पे मान लो पैसा लाया, तो आपने सुना होगा ना कि मूल से ज्यादा तो हमने उसको ब्याज ही दे दिया। तो वही है आपका डेबिट ट्रैप। फिर एक्सप्लेनेशन, उसके बाद एक्सप्लोशंस मतलब किसी चीज का शोषण होना, है ना? उधारकर्ताओं बोरो का शोषण और धमकी के संपर्क में भी लाया जाता है। पैसे नहीं दे रहे, तरह तरह की धमकी दे रहे, इवन कभी कभी तो वो अपनी मर्यादा भूलकर भी बात करने लगते हैं। मेंशन 3 points ऑफ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। वही वाली बात है, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के लोन्स आपको बताना है। तो देखो बेटा, जो फॉर्मल सेक्टर होते हैं ना, उसका टाइम ड्यूरेशन पक्का होता है। देन उसके बाद अगर टाइम पे हम लोन नहीं भी दे पा रहे हैं, तो उसके साथ भी कंडीशंस होती है। उसके बाद आपकी जो ब्याज दर है वो भी कम होती है। वही सब इसमें आपको लिखना है। एज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच एक औपचारिक अनुबंध होता है ना? पूरे कागजी कार्रवाई होती है। उसके बाद हैज क्लियर रूल्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, एग्रीमेंट्स एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। भर्ती समझौते और नौकरी के लिए जिम्मेदारियां के स्पष्ट नियम भी है। हैज वेल डिफाइंड लेबर कंडीशन, अच्छी तरह से परिभाषित श्रम की स्थिति भी है। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, सामाजिक सुरक्षा उपाय भी है। ये औपचारिक क्षेत्र है सारे, ठीक। अनौपचारिक, इसके अपोजिट आपको लिखना है। जो उसमें लिखा है उसी के बिल्कुल अपोजिट इसमें आपको लिखना है। हैज स्मॉल स्केल ऑपरेशंस, हैज इजी एंट्री, ये सब आपको उसके अपोजिट इसमें लिखना है। चलिए, व्हाट इज क्रेडिट, हाउ डज क्रेडिट प्ले अ विचुअल एंड पॉजिटिव रोल, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल।
क्रेडिट क्या है, मतलब कि ऋण क्या है और इसके महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका कैसे निभाता है, ये आपको बताना है। देखो, क्रेडिट इज अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट, एक प्रकार का वित्तीय एग्रीमेंट है, वेयर अ लेंडर प्रोवाइड्स मनी, गुड्स और सर्विस, borrows in exchange for future payment. Credit can be powerful tool for financial goals, है ना। क्रेडिट एक वित्तीय समझौता है जहां एक ऋणदाता भविष्य के भुगतान के बदले में उधारकर्ता को क्या करता है, धन धन दे सकता है, सामान दे सकता है, सेवाएं प्रदान कर सकता है। वित्तीय लक्ष्यों के लिए क्रेडिट एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। ठीक है, ये आपको लिखना है, लोन के बारे में लिखना है आपको इसमें, ये समझ लो आप। हाउ क्रेडिट हाउ क्रेडिट कैन बी पॉजिटिव, क्रेडिट सकारात्मक कैसे हो सकता है। देखो, क्रेडिट अगर हमें लोन मिला तो हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं। हर चीज में आजकल क्या है बेटा, कि सबके पास पैसा नहीं है, सब क्रेडिट लेके लोन लेके ही काम करते हैं और समय के साथ उसका भुगतान कर देते हैं। अभी तो आप लोगों को पता भी होगा कि शिक्षा के लिए भी लोन मिलता है, तो हम अच्छी एजुकेशन भी पा सकते हैं। जो जो पॉइंट आपको याद आए उसकी आप हेडिंग बनाइए और उसके अंदर उसको लिख दीजिए, इसमें क्या है। जैसे कि स्ट्रेलिंग अ बिजनेस, व्यवसाय शुरू करने से, अगर व्यवसाय को शुरू करना है तो क्रेडिट चाहिए, तो क्रेडिट कैन हेल्प पीपल स्टार्ट बिजनेस, इंक्रीज देयर इनकम एंड सपोर्ट देयर फैमिलीज। व्यवसाय शुरू करना है तो क्या चाहिए, हमें लोन चाहिए, है ना। और आय बढ़ेगी, परिवारों को क्या मिलेगा, समर्थन मिलेगा। बाइंग अ होम, होम खरीदने के लिए हम क्रेडिट ले सकते हैं, मतलब कि घर खरीदना। राइजिंग स्टैंडर्ड, क्रेडिट कैन क्रेडिट कैन हेल्प पीपल राइज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ कि भैया लोन लेके अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाओ। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाने से मतलब, कल तक हम टू व्हीलर पे चल रहे हैं तो फोर व्हीलर लाओ, है ना। तो लोग करते हैं ऐसा, अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए भी लोन लेते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वो ये मानकों को ऊपर उठाना। फिर इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, ये मैंने आपको अभी बताया। डेवलपमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इन्वेस्टिंग ऑफ एजुकेशन, इन्वेस्टिंग ऑफ हेल्थ। सबको क्या करेगा, पैसा होगा तो सब कुछ अच्छे से होगा। ये चीजें आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज नीति आयोग। देखो, नीति आयोग क्या है। 2015 से पहले नीति आयोग की जगह क्या चलता था, योजना आयोग। जब मोदी सरकार आई तो उनने योजना आयोग की जगह क्या कर दिया, नीति आयोग का स्थापना कर दी। ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है कि सरकार को कैसी योजनाएं बनानी है, कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, वो पूरा इसका काम है। तो सबसे पहले तो अगर नीति आयोग का पूछे तो आपको नीति आयोग का फुल फॉर्म लिखना है। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अ थिंक टैंक दैट एडवाइज द इंडियन गवर्नमेंट। एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है जो एडवाइस देता है इंडियन गवर्नमेंट को ऑन पॉलिसी एंड वेलफेयर प्रोग्राम। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2020 2015 टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, वही योजना आयोग। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, जो एक थिंक टैंक है जो भारत सरकार को नीति और कल्याण कार्यक्रमों पे क्या करती है, सलाह देती है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और किसके स्थान पे हुई थी, योजना आयोग के स्थान पर। पर्पस है इनके टू फास्टर कोऑपरेटिव, है ना, फ्रीडम, फ्रीडम लाइज प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सब इसके क्या है, फंक्शन है। आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये वही सब इसके फंक्शन लिखे हैं। ठीक है, इसके पिलर्स है, प्रो जन भागीदारी सशक्तिकरण, इसका इम्प्रोविंग, इंक्लूसिंग ऑफ क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि पारदर्शिता, ये सब इसके पिलर्स है। मनरेगा क्या है, मनरेगा इसका पहले नाम था नरेगा, MG नरेगा या म- मनरेगा, है ना।
इसको महात्मा गांधी मनरेगा, है ना? ये तो कोई बोल देगा मगनरेगा, ऐसा नहीं है, मन इसको मनरेगा ही कहा जाता है। और ये क्या है ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकता है। ठीक है, मनरेगा क्या है? मनरेगा बेटा एक स्कीम है जो रूरल एरिया ग्रामीण इलाकों में चलाई जाती है। ठीक है, मनरेगा का जो फुल फॉर्म है वो है द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा is a law that guarantee 100 days paid work to rural household in India. The law was passed in 2005 to reduce poverty and improve livelihood security in rural areas. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एक ऐसा कानून है जो भारत में ग्रामीण परिवारों को क्या देता है? 100 दिनों तक भुगतान किए जाने वाले काम की गारंटी देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब को काम करने और आजीविका सुरक्षा में सुधार के लिए 2005 में क्या हुआ? ये पारित किया गया। हाउ डज मनरेगा वर्क? मनरेगा वर्क कैसे करता है? ध्यान से सुन लेना। Adults in rural household can apply work for work within 15 days of applying। मतलब कि ग्रामीण परिवारों की वयस्क आवेदन करने 15 दिन के भीतर आपको क्या करना है? काम के लिए आपने आवेदन करा और 15 दिन के अंदर आपको क्या मिलेगा? काम मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड विद इन 5 किलोमीटर ऑफ एप्लीकेंट्स रेसिडेंसी। मतलब जो मजदूर है उसके 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आपको क्या देना है? काम देना है। अगर उससे ज्यादा दूर आप काम देते हैं तो फिर आपको उसके आने जाने का जो पैसा है, वाहन का जो चार्ज है, वो भी आपको देना है। ठीक है, द मिनिमम वेजेस इज पेड। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना। इफ वर्किंग इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज, यदि आपने आवेदन करा 15 दिन में आपको काम नहीं मिला तो एप्लीकेंट्स आर इंटेल्ड टू एन एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो जो जो जिसने निवेदन किया है कार्य के लिए, जो कैंडिडेट है उसको क्या मिलेगा? बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मतलब कि काम नहीं मिल रहा है, काम किसी कारणवश नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, तो फिर उसको बेरोजगारी भत्ता देना है आपको, तो भी आपको उसको पैसा देना है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज है बेटा, दो चार क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स में है, कल मैं और उसको पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसे पढ़ लें। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल एग्जाम में एक एक वर्ड जो मैंने बोला है वो गूंजेगा। ठीक है, तो थोड़ा बने रहे और बहुत शिद्दत से क्वेश्चन निकाले हैं तो आप इन्हें पढ़ें। हाउ इज टर्शरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू सेक्टर? मैंने आपको दसों बार बताया है कि तीन तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जो तृतीयक क्षेत्र है वो अन्य दो मतलब कि प्राथमिक और आपके द्वितीयक सेक्टर से कैसे डिफरेंट है? देखो, प्राइमरी सेक्टर में खेती के कच्चे उत्पाद आते हैं, मोटा मोटा समझते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में जहाँ उस उत्पाद का कुछ और बन रहा है, जैसे गेहूं से आप ब्रेड बना रहे हैं, सोयाबीन से सोयाबीन तेल बना रहे हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, वो सेकंड। लेकिन थर्ड में क्या आता है? थर्ड में सेवाएं आती है, जैसे कि बीमा पॉलिसीज वगैरह, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों से डिफरेंस है। कैसे? द टर्शरी सेक्टर इज from the primary and secondary sector because it focus on providing service। ये किस पे फोकस करता है? सर्विस देने पर, rather than producing। ना तो ये प्रोड्यूसिंग करेगा, है ना? will the primary sector extract raw material? और जो प्राइमरी सेक्टर जो है वो कच्चा माल देता है from the nature, and the secondary sector manufactures products। है ना? ये क्या करता है? कच्चा माल आपको प्रदान कराता है नेचर से प्राप्त करके, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? जो ये सामान आए हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। द टर्शरी सेक्टर फैसिलिटीज द distribution or the support those goods through service like
सर्विस दे रहा है। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट की, बैंकिंग की, कम्युनिकेशन की, रिटेल की, ये सारी क्या है? सब सर्विस है। और ये सर्विस किस में आती है? ये सब सर्विस टर्सरी सेक्टर में आती है। इसीलिए ये दोनों सेक्टर से क्या होता है? डिफरेंट होता है। अगर हिंदी में बात करें तो तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से अलग है, क्योंकि ये मूर्त वस्तुओं को उत्पादन के बाजार में सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित होता है। कुल मिलाकर जो है सेवाएं जो है वो तृतीयक क्षेत्र में आती है। और सेवाएं जैसे अगर हम देखें परिवहन की, बैंकिंग की, संचार, खुदरा जैसी सेवाओं के माध्यम से उन वस्तुओं के वितरण और समर्थन की सुविधा प्रदान करता है। और अनिवार्य रूप से एक सेवा उद्योग के रूप में क्या करता है? कार्य करता है, जो अन्य दो क्षेत्रों का समर्थन करता है। आशा करती हूँ कि आज के जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट है। सीरीज बहुत अच्छी थी और मैंने बहुत मतलब सोच विचार के ये सीरीज बनाई है। ये देखिए, मैं फिर से अपने फर्स्ट पॉइंट पे आना चाहूंगी। यहाँ लिखा है टॉप 10, है ना? तो आपने देखा होगा भले ही मैंने टॉप 10 पढ़ाया, लेकिन आपको बहुत सारे, जैसे कि मैंने टर्शरी सेक्टर अभी लास्ट में पढ़ाया, लेकिन उसमें आपको प्राइमरी सेक्टर भी क्लियर हो गया, सेकेंडरी भी क्लियर हो गया और आपको टर्शरी भी क्लियर हो गया। तो मतलब क्या है? एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के सामने आए। जैसे ग्लोबलाइजेशन आपने पढ़ा, तो ग्लोबलाइजेशन के जो पॉइंट है आप क्रेडिट के ऊपर भी उसको मैच करके लिख सकते हैं। तो ऐसे ही जब क्वेश्चन ना बने तो दिमाग लगाओ कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। समझ में अगर आ गया और उसके बाद अगर आप छोड़ के आ गए तो फिर ये थोड़ी सी जास्ती लगती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो बिल्कुल आप इस सीरीज से बने रहे। फिर से कहना चाहूंगी कि वीडियो को एक बार लाइक कर देना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।